नमस्कार। हमारी आज की कहानी है अनोखी फरियाद। अरे गोविंद बाबूजी, आइए आइए। बड़े दिनों बाद दर्शन दिए आपने। पहले तो आए दिन सब्जियां लेने आ जाते थे। सब्जी वाले ने पूछा, अरे रमेश, दो बूढ़े जन कितनी सब्जियां खा लेंगे? फिर महंगाई भी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ज्यादा खर्चा क्यों करना? गोविंद जी ने जवाब में कहा, यह बात तो है बाबूजी। अच्छा बताइए, कौन कौन सी सब्जी दूं? सब्जी वाले ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। तो कुछ सोचते हुए गोविंद जी बोले, बस आधा किलो प्याज और आधा किलो आलू ही दे दो, और एक पत्ता गोभी भी डाल देना। ठीक है बाबूजी, 100 रुपए हो गए। सब सब्जियों के साथ हरा धनिया पत्ती और हरी मिर्च डालते हुए सब्जी वाले ने कहा। तो गोविंद जी ने संकोच नजरों से उसकी ओर देखा और अपने कुर्ते की जेब से 50 रुपए निकाले और बोले, रमेश, अभी यह 50 रुपए ही रख लो। पैसे तो मैं ज्यादा लेकर आया था, लेकिन पहले दवाइयाँ खरीदने चला गया। दवाइयों की कीमतें भी इतनी बढ़ गई है कि सारे पैसे वहीं खर्च हो गए। 50 फिर दे दूंगा। तो रमेश बोला, बाबूजी, वर्षों से आप मुझसे सब्जी खरीद रहे हैं। आपसे कभी पैसे मांगे हैं मैंने? जब पैसे हो तब दे देना। अभी आप यह 50 रुपए भी रख लीजिए। अरे नहीं रमेश, मैं 1-2 दिन में आता हूँ। कहते हुए गोविंद जी सब्जियां लेकर घर वापस लौट आए। आ गए आप? अरे यह क्या, आप तो पसीने से पूरी तरह भीग चुके हैं। पैदल गए थे क्या? गोविंद जी की पत्नी पूनम जी ने पूछा। तो गोविंद जी ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर पूनम जी बोली, कितनी बार आपको कहा है कि ऑटो कर लिया करो, लेकिन आप मानते कहाँ हैं? और यह क्या, आप तो सब्जियां लेने गए थे, बस आलू प्याज लेकर वापस लौट आए। और क्या करता पूनम, जेब में सिर्फ 50 रुपए ही थे। यह सब्जियां भी उधार लेकर आया हूँ। अपनी इज्जत बचाने के लिए सब्जी वाले को भी झूठ बोलना पड़ा कि पैसे तो लाया था, पर दवाइयों पर खर्च हो गए। कहने को तो आईएएस बेटे का बाप हूँ, लेकिन जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं। कहते कहते गोविंद जी की आंखें नम हो गईं। तो पूनम जी बोली, अरे पेंशन के पैसे खत्म हो गए थे, तो रोहित को फोन करके पैसे भेजने को कह देते। पेंशन आने में तो अभी 2-3 दिन बाकी है। लेकिन पूनम, उसे खुद भी तो सोचना चाहिए ना कि माँ बाप के प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य हैं। पेंशन के तौर पर जो 22,000 रुपये मुझे प्रति माह मिलते हैं, उसमें से तो 12,000 लोन की किस्त के रूप में चले जाते हैं। वो लोन जो मैंने कभी अपने बेटे की पढ़ाई के लिए लिया था, उसे मैं आज तक नहीं चुका पाया हूँ। और महंगाई इतनी है कि इतनी कम आय में इस महानगर में रहना नामुमकिन है। जिस बेटे का करियर बनाने के लिए हम लोगों ने अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया, वही बेटा आज अपने माँ बाप को छोड़कर अपना अलग बंगला बनाकर उसमें ठाठ से रह रहा है। क्यों? क्या हमें बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ की जरूरत नहीं थी? गोविंद जी के दिल की करवाहट शब्दों के जरिए बाहर आई, तो पूनम जी के दिल में छिपा दर्द भी आंसुओं के जरिए बाहर आने को बेताब हो उठा। परंतु जैसे तैसे अपने आंसुओं को छिपाते हुए चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट लिए अपने पति को समझाने लगी। अरे आजकल के बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं। वो अपने तौर तरीके से रहना चाहते हैं, तो इसमें हर्जी क्या है? बच्चे खुश रहें, माँ बाप की खुशी तो इसी में है। बस भी करो पूनम, कि वो अपने बेटे बहू की करतूतों पर पर्दा डालती हो। गोविंद जी ने गुस्से से कहा। तो पूनम जी कुछ देर के लिए शांत हो गई और फिर उन्हें प्यार से समझाने लगी। अजी, मैं आपकी सब बातों को भली भांति समझती हूँ, लेकिन बड़े सयाने कह गए हैं कि जब किसी पर जोर ना चले तो खुद को समझा लेने में ही भलाई है। अब चलिए, अपने बेटे को फोन लगाइए। गोविंद जी के हाथों में मोबाइल देते हुए पूनम जी बोली और उनके पास सोफे पर बैठ गई। गोविंद जी ने फोन लगाया, परंतु रिंग जाती रही। किसी ने फोन नहीं उठाया। बहुत बार कोशिश करने के बाद आखिरकार
उनके बेटे रोहित ने फोन उठाया, परंतु इससे पहले कि गोविंद जी कुछ कहते, रोहित बोला, पिताजी, मेरे पास अभी बिल्कुल समय नहीं है, मैं आपसे कल बात करता हूँ। ऐसा कहकर उसने फोन रख दिया। क्या हुआ, फोन नहीं उठाया क्या? पूनम जी ने पूछा। तो गोविंद जी बोले, अरे नहीं, फोन तो उठाया था, लेकिन समय नहीं है तुम्हारे लाडले के पास। कहता है कल बात करूंगा। हाँ, बड़ा अफसर है, होगा किसी जरूरी काम में। चलो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। कहते हुए पूनम जी रसोई घर में चली गई। अगले दिन गोविंद जी अपने बेटे के फोन का इंतजार करते रहे, लेकिन उसका फोन नहीं आया। ऐसा भी क्या बिजी है जो अपने माँ बाप को एक फोन तक नहीं कर सकता? तुम्हारा बेटा, गोविंद जी उदासी भरे स्वर में बोले। तभी उनका फोन बज उठा। तो पूनम जी ने कहा, देखा, इतना भी बुरा नहीं है हमारा बेटा जितना आप समझते हैं। अरे तुम्हारे बेटे का फोन नहीं है, हमारे पुराने पड़ोसी गुप्ता जी हैं। कहते हुए गोविंद जी ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, अरे भाई गोविंद जी, कैसे हो? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, गोविंद जी ने कहा। तो गुप्ता जी बोले, अगर सब ठीक है तो कल पार्टी में क्यों नहीं आए आप लोग? यह बात सुनकर गोविंद जी आश्चर्य भाव से बोले, पार्टी? कैसी पार्टी? अरे भाई, तुम भी कमाल करते हो, कल तुम्हारे बेटा बहू की मैरिज एनिवर्सरी थी। इतनी शानदार पार्टी दी थी उन्होंने। यह बात सुनकर तो गोविंद जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं, उनका पूरा शरीर सुनसा पड़ गया था। तभी गुप्ता जी बोले, क्या हुआ गोविंद जी, कहाँ खो गए? फिर खुद को संभालते हुए गोविंद जी बोले, हाँ हाँ, वो बच्चों ने बुलाया तो था, लेकिन मेरे सिर में बहुत दर्द था, इसलिए जाने का मन नहीं किया। और वैसे भी बाहर का खाना हमें कुछ खास अच्छा नहीं लगता। तो गुप्ता जी बोले, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी गोविंद जी, आज आपका बेटा जिस मुकाम पर पहुंच चुका है, सब आपके बरसों की तपस्या का फल है। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है आपके बेटे का, और अब तो उसे नौकरी में और भी तरक्की मिल गई है। सब आपकी मेहनत का नतीजा है। गुप्ता जी कहते जा रहे थे और गोविंद जी नम आंखें लिए वो सब बातें सुनते जा रहे थे। कुछ देर गुप्ता जी से बात करने के बाद जब गोविंद जी ने फोन रखा तो पूनम जी आश्चर्यचकित होते हुए बोली, ये आप फोन पर झूठ क्यों बोल रहे थे? कल आपको सर दर्द कब हुआ? फिर गोविंद जी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, पूनम, कल हमारे बेटे बहू की मैरिज एनिवर्सरी थी। कल रात को हमारे अफसर बेटे ने 5 स्टार होटल में पार्टी दी है। अपने दोस्तों और जान पहचान वालों को इसी काम में व्यस्त होगा हमारा बेटा, जो हमसे बात करने के लिए भी उसके पास समय नहीं था। यह सुनकर पूनम जी हैरानी से बोली, अरे हाँ, कल तो 22 जून थी। 22 जून को तो बच्चों की एनिवर्सरी होती है, हम भूल कैसे गए उन्हें विश करना? शायद बच्चे हमसे नाराज होंगे तभी। तुम भी हद करती हो पूनम, हमने विश नहीं किया तो क्या, तभी उन्होंने हमें पार्टी में नहीं बुलाया? असल बात तो यह है कि उन तथाकथित हाई सोसाइटी के लोगों के बीच हमें बुलाकर वो अपनी बेइज्जती करवाना नहीं चाहते थे। गुप्ता जी बता रहे थे कि पार्टी में शहर के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग आए हुए थे। तुम ही बताओ पूनम, अब मैं उन्हें झूठ ना बोलता तो और क्या कहता कि हमारे बेटे ने अपनी पार्टी में अपने माँ बाप को न्योता तक नहीं दिया। अभी गोविंद जी अपनी पत्नी को यह सब बातें बता ही रहे थे कि उनके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आने लगे। देखा तो गुप्ता जी ने रात की पार्टी की कुछ तस्वीरें और वीडियोस व्हाट्सएप पर शेयर की थी। सभी फोटोज और वीडियोस को देखकर गोविंद जी और पूनम जी हैरान हो गए। पार्टी वाकई बहुत शानदार थी। बहुत बड़े बड़े रईस और नामचीन लोग आए हुए थे। रोहित के दोस्तों और जान पहचान के लोगों के अलावा उनकी बहू के माता पिता और अन्य रिश्तेदार भी पार्टी में शामिल थे।
एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में एक बहुत बड़ा केक रखा गया था। केक काटते समय बहू के माता पिता उन दोनों के साथ खड़े थे। यह सब देखकर गोविंद जी और पूनम जी जैसे निशब्द से रह गए। अगले 2 दिन बड़ी मुश्किल से उन्होंने घर का खर्च चलाया। तीसरे दिन गोविंद जी के हाथ में पेंशन आई तो सबसे पहले सब्जी वाले के पैसे देने चले गए। जैसे ही घर जाने के लिए वापस मुड़े तो हमेशा की तरह रास्ते में फलों की एक दुकान पर रुक गए। जैसे ही अंदर गए तो दुकानदार, जिसका नाम गोपाल था, अपनी कुर्सी से उठकर उनके पैर छूने लगा। तो गोविंद जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। कैसे हैं आप चाचा जी? दुकानदार ने पूछा। तो गोविंद जी बोले, अच्छा हूँ। बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी तो मिलने चला आया। काम धंधा तो ठीक चल रहा है ना? हाँ चाचा जी, आपकी मेहरबानी और ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है। कहते हुए गोपाल गोविंद जी के लिए फल थैले में डालने लगा। अरे नहीं बेटा, फलों की जरूरत नहीं है। अरे चाचा जी, खाया पिया करो, कमजोर होते जा रहे हैं। कहते हुए दुकानदार ने फलों का थैला भरकर उनके पास रख दिया। लेकिन गोपाल बेटा, जितने पैसे लाया था वो तो खर्च हो गए। क्यों शर्मिंदा करते हैं चाचा जी? आपके प्रताप से ही तो मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मैं भूला नहीं हूँ। जब कोई मेरी मदद को तैयार नहीं था तो आपने ही मेरी मदद की थी। 10 वर्ष पहले जब मेरे पिता का साया मेरे सर से हट चुका था और मेरी माँ बीमार थी तो एक पैसा नहीं था मेरे पास। उनके इलाज के लिए और पैसा कमाने के लिए मैं चोरी का रास्ता अपनाने को मजबूर हो गया। तब आपने ना सिर्फ मेरी माँ के इलाज में मेरी मदद की, बल्कि मुझे यह कारोबार भी शुरू करवाया। आपके उन एहसानों का बदला तो मैं उम्र भर नहीं चुका सकता। कुछ देर गोपाल के साथ हालचाल बांटकर गोविंद जी अपने घर वापस लौट आए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन सुबह सैर करके घर लौटे तो गोविंद जी बोले, अरे यह क्या पूनम, तुम अभी तक सोई हो? तबीयत तो ठीक है ना? तो पूनम जी बोली, पता नहीं, फिर से सीने में जलन हो रही है। अरे पूनम, कितनी बार तुम्हें कहा है कि चलकर एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं, लेकिन तुम मानती ही नहीं। अब खर्चे के डर से अपनी सेहत को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। आज तुम्हें डॉक्टर के पास चलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं डॉक्टर को घर पर ले आऊंगा। जिद करके गोविंद जी पूनम जी को पास में रहने वाले अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि मामला कुछ गंभीर है। आप इन्हें किसी बड़े अस्पताल में दिखाइए। यह सुनकर गोविंद जी चिंता में पड़ गए। यह सोचकर कि बड़े अस्पताल में खर्चा भी बड़ा होता है, लेकिन इतने पैसे उनके पास नहीं थे। डॉक्टर से चेकअप कराकर जब घर लौटे तो गोविंद जी ने फिर से अपने बेटे को फोन लगाया। हेलो बेटा। हाँ पिताजी, कैसे हैं आप? बड़े दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ समय निकालकर आप लोगों से मिलने आ सकूं, लेकिन क्या करूं, हर बार कोई न कोई काम निकल ही आता है। बेटा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ माँ को? रोहित ने पूछा। तो गोविंद जी उदास भरे स्वर में बोले, कुछ दिनों से बीमार चल रही है। डॉक्टर ने बड़े अस्पताल में दिखाने की सलाह दी है, और तुझे तो पता ही है कि इतने पैसे मेरे पास नहीं है। तो पिताजी, उन्हें डॉक्टर अग्रवाल के पास ले जाइए ना, मैं उनसे बात कर लूंगा। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो टेस्ट करवाने को बोलेंगे या फिर किसी और अस्पताल में जाने को कहेंगे तो पैसे तो चाहिए होंगे ना। अरे पिताजी, पूरे शहर में आप कहीं से भी इलाज करवाइए, कोई भी टेस्ट करवाइए, बस मुझे बता देना। अब मैं फोन रखता हूँ पिताजी, मुझे बहुत काम है। गोविंद जी फोन पर हेलो हेलो बोलते रह गए, लेकिन दूसरी ओर से फोन कर चुका था। वे लाचार होकर कुर्सी पर बैठ गए। 3 दिन बाद जब रविवार आया तो रोहित ने अपनी पत्नी रूपा से कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, आज माँ पिताजी से मिलने जाना है। क्या? मैं नहीं जाने वाली उस बस्ती में, रूपा ने तपाक से जवाब दिया। तो रोहित बोला, लेकिन रूपा, माँ की तबीयत खराब है, 2 दिन हो गए, पिताजी का फोन आया था। मिलने जाना तो दूर,
मैं तो उन्हें पैसे तक नहीं भेज सका। हाँ, तो ड्राइवर के हाथ से पैसे भेज दो ना, लेकिन मुझे चलने को मत कहो। अरे लेकिन माँ का हाल चाल पूछने तो जाना पड़ेगा। यह तो अच्छा हुआ कि पिताजी का दोबारा फोन नहीं आया, नहीं तो मेरे पास तो बिल्कुल ही समय नहीं था वहां जाने के लिए। यह सुनकर रूपा बोली, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। 2 दिन पहले पिताजी का फोन आया था मेरे फोन पर। क्या? और तुमने बताया तक नहीं? तुम उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंस में बिजी थे। वह तुमसे बात करना चाहते थे। मैंने कहा मैं बाद में बात करवा दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी वाली बात होगी। रोहित ने उसी समय अपने पिता को फोन लगाया, लेकिन फोन बिजी जा रहा था। मैं अभी वहां जाता हूँ, कहकर रोहित तैयार होकर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद गोविंद जी के घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और गाड़ी से उतरकर रोहित घर के अंदर आया। उस समय गोविंद जी अपने एक दोस्त के साथ बैठे हुए थे। घर के अंदर आते ही उसने उन दोनों के पैर छुए, अपनी जेब से 15,000 रुपए निकालकर मेज पर रखे और पास रखे टेलीफोन की ओर देखते हुए बोला, क्या पिताजी, मैंने आपको कितनी बार फोन किया, लेकिन आपका फोन ही नहीं लगा। यह देखो, आपने रिसीवर ही ठीक नहीं रखा। अच्छा, और मैं जो तुम्हें 2 दिनों से फोन कर रहा हूँ, उसका क्या? क्या बताऊं पिताजी, मैं कितना व्यस्त था। जिस समय आपका फोन आया, मैं उस समय सीएम के साथ कॉल पर था। आपने दोबारा फोन क्यों नहीं किया? बेटा, मैंने एक बार नहीं, कम से कम 15 बार फोन लगाया था बहू के मोबाइल पर। यकीन नहीं होता तो देखो मेरा मोबाइल। अच्छा, शायद स्विच ऑफ होगा उसका फोन। चलो छोड़ो, आप यह मिठाई खाओ। आपके बेटे की तरक्की हो चुकी है, कैबिनेट सेक्रेटरी बन चुका हूँ अब मैं। लीजिए चाचा जी, आप भी खाइए। माँ, जल्दी बाहर आओ, आपकी फेवरेट मिठाई लाया हूँ मैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। गोविंद जी गंभीर स्वर में बोले, तो रोहित की हैरानी का ठिकाना न रहा। सिर्फ तुम्हारी लापरवाही के कारण मेरी पूनम हमेशा हमेशा के लिए, कहते हुए गोविंद जी की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई। क्या? यह क्या कह रहे हैं आप? तभी गोविंद जी के दोस्त विनोद जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने डॉक्टर अग्रवाल से सलाह ली तो उन्होंने अच्छे अस्पताल में जाने को कहा, लेकिन बड़े अस्पताल वालों ने बिना पैसे के तुम्हारी माँ को एडमिट नहीं किया। तुम्हारा यह बूढ़ा बाप अस्पताल वालों के सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन पैसे जमा करवाए बिना वह इलाज शुरू करने को तैयार ही नहीं थे। यह सब सुनकर रोहित के होश उड़ गए। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी लापरवाही के कारण ही आज उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। फिर स्वयं को संभालते हुए बोला, और माँ का अंतिम संस्कार? अंतिम संस्कार भी परसों ही हो चुका है। फिर रोते हुए रोहित बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने मुझे बताया तक नहीं। हाँ बेटा, मेरे पास यहाँ बहुत लोग हैं मेरी मदद के लिए। तुम जाओ अपने घर। जब हमें जरूरत थी तब अगर तुम वहां होते तो आज पूनम हमारे साथ होती। अब निकल जाओ यहाँ से। और हाँ, अपने यह पैसे भी लेते जाना। अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद रोहित उदास भाव से अपने घर वापस लौट आया। पिताजी मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं तो अपनी माँ के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। रोहित की इस बात पर उसकी पत्नी रूपा बोली, लेकिन पिताजी ने उनका संस्कार इतनी जल्दी क्यों कर दिया? रूपा, अगर तुमने फोन उठाया होता तो ऐसा ना होता। यह देखो, तुम्हारे फोन में 15 मिस्ड कॉल्स हैं। लेकिन रोहित, यह कॉल्स किसी अननोन नंबर से आई है। मुझे कैसे पता चलेगा कि फोन किसका है? 2 दिन बीते तो रोहित के पास उसके ससुर का फोन आया। रूपा ने फोन उठाया तो आवाज आई, बेटी, जल्दी से टीवी ऑन करो। लेकिन हुआ क्या? सवाल मत पूछो रूपा, न्यूज चैनल लगाओ। रूपा ने जल्दी से टीवी चलाया तो सामने खबर आ रही थी, अदालत ने आज एक अनोखा निर्णय लिया है। एक औरत जिसकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई है, उसके पति ने अपने बेटे पर उसकी हत्या का आरोप लगाया है और कोर्ट ने भी पुलिस को एफआईआर दाखिल करने का आदेश दे दिया है। और जिस पर हत्या का आरोप लगा है वो और कोई नहीं बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी रोहित कुमार है। यह सुनकर तो रोहित और रूपा की हवाइयां ही उड़ गई।
फिर स्क्रीन पर दिखाई दिए गोविंद जी। तो बताइए सर, जब आपकी पत्नी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, तो आपने अपने बेटे पर हत्या का आरोप कैसे लगाया? जी मैडम, यह एक हत्या ही है। मेरी पत्नी की मृत्यु मेरे बेटे की लापरवाही के कारण हुई है। अगर मेरी पत्नी को समय से इलाज मिल जाता, तो वो आज जिंदा होती। मेरा मानना है कि आज बहुत से बुजुर्ग ऐसी ही समस्याओं से गुजर रहे हैं, और मैं इस बात का माननीय कोर्ट का आभारी हूँ, जो उन्होंने मुझे इन समस्याओं को सामने लाने का मौका दिया। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। यह देखकर तो रूपा का मुंह खुला का खुला रह गया, और रोहित को तो जैसे काटो तो खून नहीं। जब गोविंद जी घर लौटे, तो उनके पास फोन आया। हेलो पिताजी, आप मेरे साथ यह सब कैसे कर सकते हैं? फिर गोविंद जी बोले, बेटा अब तो कोर्ट में ही बात होगी, और फोन रख दिया। फिर गोविंद जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए और आंखें बंद की, तो निरंतर आंखों से आंसू निकल पड़े और उनकी झूड़ीदार गालों को भिगोते चले गए। धीरे धीरे इस केस की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैलने लगी, और इस कारण रोहित को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। अब मुकदमा कोर्ट में गया, तो गोविंद जी ने अपना केस खुद ही लड़ने का फैसला किया। हालांकि अपनी मदद के लिए उन्होंने वकील हायर किया था। कार्यवाही शुरू की गई, तो गोविंद जी ने सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया और पूछा, जिस दिन मैं अपनी पत्नी को आपके पास चेकअप के लिए लेकर आया था, उस दिन क्या क्या हुआ था? आप सबको बता दीजिए। तो फिर डॉक्टर ने कहा, जिस दिन उन्होंने पूनम जी का चेकअप किया था, तो गोविंद जी को बताया था कि उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया है, और उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में दिखाने की सलाह दी थी। गोविंद जी के पास फीस के भी पूरे पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि आप पैसे बाद में दे देना। इस बात पर गोविंद जी ने कहा, अब आप ही बताइए जज साहब, अगर मेरे पास डॉक्टर की फीस के भी पैसे नहीं थे, तो मैं अपनी पत्नी का इलाज बड़े अस्पताल में कैसे करवाता? इसके बाद गोविंद जी ने एक और डॉक्टर को बुलाया और जज साहब को बताया कि यह उसी अस्पताल के डॉक्टर हैं, जिस अस्पताल में वे अपनी पत्नी को इलाज के लिए लेकर गए थे। फिर अस्पताल के डॉक्टर ने अपनी गवाही में कोर्ट को बताया कि जब गोविंद जी अपनी पत्नी को लेकर आए थे, तो उनके पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसलिए डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि यह अस्पताल के प्रोटोकॉल के खिलाफ था। गोविंद जी ने मुझे बताया कि उनका बेटा आईएएस ऑफिसर है, वह अगले दिन आकर पूरे पैसे चुका देगा। परंतु जब अस्पताल मैनेजमेंट ने उन्हें अपने बेटे से बात करवाने को कहा, तो वो काफी देर तक फोन लगाते रहे, लेकिन अपने बेटे से बात नहीं करवा पाए। डॉक्टर की इस गवाही पर गोविंद जी बोले, जज साहब, मैं उस रात अपने बेटे को फोन लगाता रहा, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। और फिर जब मैंने अपनी बहू रूपा को फोन लगाया, तो उसने कहा कि वे अभी किसी काम में व्यस्त हैं। मैं उसे बताने ही लगा था कि इस वक्त बहुत इमरजेंसी है, लेकिन उसने बिना सुने ही फोन काट दिया। जज साहब, पैसे ना होने के कारण कोई डॉक्टर मेरी पत्नी का इलाज करने को तैयार नहीं था। उसके बाद जैसे ही मैं अपनी पत्नी को लेकर सरकारी अस्पताल में जा रहा था, उसी दौरान उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई, और उसने वहीं रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस पर रोहित के वकील ने अपनी दलील दी और गोविंद जी को दोषी ठहराते हुए बोला, आपको उसी अस्पताल में रहकर रोहित को फिर से फोन करना चाहिए था। कुछ समय बाद वह जवाब जरूर देता, लेकिन आपने अपनी पत्नी को ले जाने में जल्दीबाजी दिखाई, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। फिर गोविंद जी गुस्से से बोले, एकदम गलत। पूछिए डॉक्टर साहब से कि मैंने वहां कितनी देर इंतजार किया और कितनी बार अपने बेटे को फोन लगाया। जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली, तभी मैं अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल में लेकर जा रहा था कि शायद उसकी जान बच सके। अगर इससे ज्यादा इंतजार करता, तो केवल इतना ही फर्क पड़ता कि मेरी पत्नी सड़क की बजाय अस्पताल में मर जाती। इन सब बातों को सुनने के बाद जज साहब ने अगली हेयरिंग के लिए तारीख दे दी। जैसे ही सुनवाई खत्म हुई और गोविंद जी बाहर निकले, तो मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने को तैयार खड़े थे, क्योंकि एक आम आदमी होते हुए भी जिस तरह की दलीलें उन्होंने पेश की थी, बड़े बड़े वकील भी
उसके आगे घुटने टेक दें। अगली सुनवाई में जज साहब ने गोविंद जी से पूछा कि आखिर आप इस केस से चाहते क्या हैं। तो गोविंद जी ने कहा कि उन्हें 2.5 करोड़ रुपए की रकम चाहिए। यह बात सुनकर जज साहब बोले, लेकिन इतने रुपए ही क्यों? तो गोविंद जी ने कहा, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी पैसे अपने बेटे पर खर्च किए हैं वो कुल मिलाकर 2.5 करोड़ रुपए की बनती है। तभी रोहित का वकील बोला, आप पागल हो गए हैं मिस्टर गोविंद, आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं। तो गोविंद जी बोले, जब रोहित 4 साल का था तब हमें पता चला कि उसे दिल की एक गंभीर बीमारी है, जिसका इलाज ऑपरेशन से ही संभव था और जिस पर लाखों रुपए का खर्च होना था। इतने पैसे मेरे पास नहीं थे, तो मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए अपने गांव की जमीन बेच दी। अगर आज वही जमीन मेरे पास होती तो उसे बेचने पर मुझे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए मिलते। इसलिए मुझे उस जमीन की आज की कीमत जितनी रकम चाहिए अपने बेटे से, और इसके साथ साथ मुझे वह रकम भी चाहिए जो मैंने अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च की। रोहित हमेशा से आईएएस बनना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे अच्छी कोचिंग की जरूरत थी। कोचिंग की फीस इतनी ज्यादा थी कि मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए उसकी पढ़ाई के लिए मुझे लाखों का लोन लेना पड़ा, जिसकी किस्त मैं आज तक चुका रहा हूँ। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी हैसियत से बाहर जाकर मेहनत करके अपने बेटे को बड़ा किया। और आज जब वो आईएएस ऑफिसर बन गया तो हमें उसी पुराने मकान में छोड़कर अपनी बीवी के साथ आलीशान बंगले में रहने लगा। उसके बाद वो हमारी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया। अपने इकलौते बेटे का चेहरा देखने तक को तरस गए थे हम लोग। कहते कहते गोविंद जी रुआ से हो गए। इन सब बातों से मेरी पत्नी भी टेंशन में रहने लगी थी और शायद इसी वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया। फिर भरे गले से गोविंद जी बोले, जज साहब, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं। जिन माँ बाप ने दिन रात एक करके अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हीं माँ बाप की बूढ़ी आंखें अपने बच्चों की एक झलक पाने को तरस जाती है। खैर, जिस इंसान पर मैंने अपनी मेहनत के पैसे खर्च किए, अगर उसे ही मेरी कदर नहीं है तो उसे वह सारे पैसे भी वापस कर देने चाहिए। गोविंद जी की यह दलील सुनकर कोर्ट में बैठे सभी लोगों की आंखें भी आंसुओं से भर आई। कोर्ट की सुनवाई के बाद रोहित और रूपा थके हारे घर पहुंचे तो रूपा के पापा भी वहां पहुंच गए। रूपा किचन में चाय बनाने के लिए जाने लगी। तभी रोहित ने कहा, रूपा, सच सच बताना, तुम्हें पता था ना कि अननोन नंबर से पिताजी ही फोन कर रहे थे? हाँ, मुझे पता था, और मैं जानती थी कि अगर मैंने फोन उठाया तो पिताजी फिर से अपनी परेशानियों का दुखड़ा रोना शुरू कर देंगे। इसलिए मैंने फोन नहीं उठाया। लेकिन रूपा, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ। लेकिन इसमें मेरी कहाँ गलती है? जब उन्होंने पहली बार फोन किया था तब फोन मैंने ही उठाया था। क्या उस समय वह पूरी बात नहीं बता सकते थे कि माँ की तबीयत खराब है? फिर रोहित अपने ससुर जी से बोला, पापा, मुझे लगता है कि जो मेरे पिताजी ने मांगे हैं मुझे उन्हें दे देने चाहिए। इस पर रूपा गुस्से से भड़कते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। आज तक तुम्हारे पिता ने तुम पर जितने भी पैसे खर्च किए हैं वह उनका फर्ज था। सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। उन्होंने कुछ नया नहीं किया जो खर्च के पैसे मांगने निकल पड़े हैं। ऊपर से हमारी जमाने भर में बेइज्जती करवा कर रख दी। मैं तुम्हें बता देती हूँ, जितनी बदनामी हमारी हुई है ना, अब तो मैं उन्हें एक पैसा भी नहीं देने दूंगी। शट अप रूपा, बकवास बंद करो अपनी। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। रोहित गुस्से से चिल्लाया तो उसके ससुर जी बोले, मेरे पास एक आइडिया है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कैसा प्लान है पापा? रोहित ने पूछा तो उसके ससुर जी ने उसे अपनी तरकीब बताई, जिसे सुनकर रूपा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। रोहित को भी आइडिया पसंद आया तो उसके ससुर जी ने अपने मोबाइल से कहीं बात की और फिर फोन काटते हुए बोले, बस अगली हेयरिंग में बाजी पलटी ही समझो। कोर्ट की अगली हेयरिंग के लिए जब गोविंद जी कोर्ट में पहुंचे तो वहां खड़े सभी पत्रकार अपने अपने चैनल के लिए न्यूज बनाने लगे। तभी गोविंद जी के कानों में एक पत्रकार की आवाज आई,
ऐसे बेटे को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, जिसके कारण उसके पिता को इतना दुख झेलना पड़े। यह सुनते ही गोविंद जी बोले, रोहित मेरा बेटा है। यह केस करने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं उसे एक सबक सिखा सकूं, और केवल उसे ही नहीं बल्कि आज की पीढ़ी को भी, जो यह समझती है कि बूढ़े लोग पुराने और बेकार हो चुके हैं, किसी फर्नीचर की तरह हैं या फिर किसी कबाड़ की तरह। कार्यवाही शुरू हुई तो रोहित के वकील ने खुद रोहित को ही कटघरे में बुला लिया और उसने बयान दिया कि उसके पिता गोविंद जी को भूलने की बीमारी है। यह बात सुनकर गोविंद जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। उसके बाद रोहित के वकील ने गोविंद जी के वकील से भी पूछताछ की, और जब उनसे भी गोविंद जी के भूलने की बीमारी की बात पूछी तो उसने भी झूठी गवाही दे दी कि गोविंद जी बहुत सी बातें भूल जाते हैं। यह सुनकर गोविंद जी को बहुत गुस्सा चढ़ा। वो समझ गए थे कि उनके वकील का ईमान बिक चुका है और वह विरोधी खेमे में शामिल हो चुका है। लेकिन गोविंद जी इस स्थिति के लिए भी पूरी तरीके से तैयार थे। वह उसी समय खड़े हुए और अपने वकील से ही बोले, वकील साहब, आपने सही कहा, मुझे भूलने की बीमारी है। मुझे तो यह भी नहीं याद है कि मैंने यह केस किस दिन फाइल किया था, लेकिन आपको तो याद होगा ना। गोविंद जी की यह बात सुनकर वकील हड़बड़ा उठा और दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, शायद 17 या 18 जुलाई। जी नहीं, 20 जुलाई। अच्छा, यह बताइए कि केस की सुनवाई कौन कौन सी तारीख को हुई? गोविंद जी ने पूछा तो वकील बोला, मेरी डायरी में सब कुछ लिखा है, अभी देखकर बता देता हूँ। अरे, इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं। अगर आपको याद नहीं तो मैं बता देता हूँ। 24 जुलाई, 4 अगस्त, 17 अगस्त और आज 27 अगस्त। अच्छा, यह बताइए कि हम दोनों अभी जिस टैक्सी में बैठकर आए, उस टैक्सी का नंबर क्या था? इस प्रश्न पर वकील हैरान रह गया। तो फिर गोविंद जी बोले, चलिए मैं बता देता हूँ। फिर जवाब सुनकर रोहित और रूपा के साथ साथ उनका वकील भी हैरान खड़ा रह गया। उन्होंने साबित कर दिया था कि उनकी याददाश्त बाकी लोगों से कहीं ज्यादा तेज है। इसके बाद जज साहब अपने फैसले पर पहुंच गए और बोले कि रोहित निर्दोष है। भले ही वो अपने माता पिता के प्रति लापरवाह रहा हो, परंतु उसे अपनी मां की हत्या का दोषी करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन आज तक जितने भी पैसे गोविंद जी ने अपने बेटे पर खर्च किए हैं, वो पैसे तो रोहित को उन्हें वापस लौटाने होंगे। यह फैसला सुनकर गोविंद जी की आंखों में आंसू आ गए और जज साहब के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, मैं जानता था कि रोहित को कोई सजा नहीं होगी, परंतु मैं समाज में जागरूकता लाना चाहता था ताकि आज की पीढ़ी अपने माँ बाप की कदर करे और उन्हें सम्मान दे। इसके बाद जब गोविंद जी घर पहुंचे तो उनके दोस्त गुप्ता जी उनके पास आए और बोले, यार गोविंद, मैं तो तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा बेटा जो पुणे में नौकरी करता है, महीने में 1 या 2 बार बड़ी मुश्किल से फोन किया करता था, लेकिन जब से तुमने अपने बेटे के खिलाफ केस दाखिल किया है, उसके बाद से वह मुझे दिन में 2 बार फोन करने लगा है, और तो और हर वीकेंड पर मिलने भी आता है। यह सुनकर गोविंद जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। 2 महीने बीते तो एक दिन रोहित के पास एक फोन आया। हेलो बेटा रोहित, जन्मदिन मुबारक हो। यह सुनकर रोहित की हैरानी का ठिकाना न रहा, क्योंकि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ पूनम जी की थी। माँ, आप जिंदा हैं? कहते हुए रोहित की आवाज कांपने लगी। तो दूसरी ओर से गोविंद जी बोले, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ जिंदा है। वह हमें छोड़कर कहीं नहीं गई थी। मैंने ही दुनिया वालों के सामने झूठ बोला था। यह सुनकर रोहित की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और सामने खड़ी रूपा को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जब फोन रखा और रोहित ने रूपा को यह बात बताई तो वह गुस्से से तमतमा उठी। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि कोर्ट में किसी को कैसे घसीटा जाता है। यह तुम क्या कह रही हो रूपा? रोहित बोला तो रूपा ने कहा, उनकी वजह से हमारी जितनी बदनामी हुई है, तुम्हें अंदाजा भी है। हर सोशल मीडिया साइट पर हमें ट्रोल किया जा रहा है। बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे देखकर तरह तरह की बातें करते हैं। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। अब मैं उन्हें जेल भिजवाऊंगी। रूपा शांत हो जाओ। बिल्कुल नहीं, अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। कहते हुए रूपा ने अपने पापा को फोन लगाया। अगले ही दिन पुलिस गोविंद जी को गिरफ्तार करके ले गई
और केस रीओपन हो गया। जैसे ही पुलिस सुनवाई के लिए गोविंद जी को अदालत में ले गई तो मीडिया वाले बोले, अरे आपने ऐसा क्यों किया? सब लोगों को आप पर कितना विश्वास था। तो गोविंद जी मुस्कुराते हुए बोले, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सुनवाई के दौरान गोविंद जी से सारी घटना की सच्चाई पूछी गई तो उन्होंने कहा, जब मेरी पत्नी को एक अस्पताल में इलाज देने से मना कर दिया गया तो मैं उसे ऑटो में बिठाकर दूसरे अस्पताल ले जाने लगा। पूनम जी बिल्कुल बेसुध हो चुकी थी और रास्ते में ही मैंने गोपाल को फोन कर दिया। वो गोपाल जिसकी मैंने बरसों पहले थोड़ी सी मदद की थी, वह तुरंत मेरी मदद के लिए वहां पहुंच गया। जबकि मेरा अपना बेटा जो मेरा खून था, उसे मेरी परेशानियों से कोई सरोकार ही नहीं था। गोपाल ने तुरंत अस्पताल में पैसे जमा करवा दिए और पूनम जी का इलाज शुरू हो गया। दूसरे दिन उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया तो मैंने उसे गोपाल के साथ उसके घर पर भेज दिया। लेकिन रोहित से मैं अब भी नाराज था क्योंकि उसके कारण आज उसकी माँ की मृत्यु भी हो सकती थी और उसे सबक सिखाने के लिए ही मैंने एक झूठा डेथ सर्टिफिकेट इशू करवाया ताकि मैं उसके खिलाफ एक केस फाइल कर सकूं। यह सारी बात सुनकर रूपा गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, देखिए जज साहब, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। यह अपने ही बेटा बहू से इस हद तक नफरत करते हैं कि उनके पूरे शहर में इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें और जो पैसे इन्होंने हमसे झूठ बोलकर लिए हैं वो पैसे ब्याह समेत हमें वापस दिलवाएं। पूनम जी जो कोर्ट में बैठी सारी बातें सुन रही थी, अब चुप ना रह सकी और कटघरे में आकर बोली, हमारा बेटा रोहित शादी के पूरे 6 साल के बाद पैदा हुआ था। इसे पाने के लिए हमने कितने व्रत रखे, कितनी पूजा की, उसके बाद भगवान ने हमारी सुनी। जिस बच्चे को हमने इतनी मन्नतों से पाया, इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, उसे उसके पैरों पर खड़ा किया, तो क्या हमें उससे नफरत होगी? हमारा बेटा अफसर बन गया, हम लोगों से अलग हो गया, फिर भी हमारा प्यार उसके लिए कम नहीं हुआ। यह सुनकर रोहित की आंखें आंसुओं से भर उठी। फिर पूनम जी बोली, और जहां तक रही बहू की बात, तो रोहित तो फिर भी 6 महीने में एक बार हमसे मिलने आ जाता था, लेकिन बहू उसके साथ कभी नहीं आए। बेसन के लड्डू, नारियल की बर्फी, देसी घी की पीनिया, यह सब बहू को बहुत पसंद था। सब बनाकर भेजती थी मैं उसके लिए। 1 साल पहले बहू बीमार पड़ गई थी, इतनी बीमार कि उसकी जान पर बनाई थी। और उसके यही ससुर जी नंगे पैर चलकर वैष्णो माता के मंदिर गए थे अपनी बहू की सलामती की प्रार्थना करने के लिए। और आज हमारी बहू कहती है कि हम उनसे नफरत करते हैं। रूपा बहू, जो रुपए तुम अपने ससुर जी से मांग रही हो ना, उनमें से एक पैसा भी उनके नाम पर नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपनी बस्ती का मकान भी बेच दिया है। यह सुनकर रूपा का वकील बोला, झूठ, बिल्कुल झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने पैसे आपने खर्च कर दिए। तो पूनम जी बोली, लेकिन ऐसा हुआ है। मेरे पति ने उन पैसों से एक बहुत बड़ा वृद्ध आश्रम बनाया है जिसमें औलाद द्वारा ठुकराए गए बूढ़े लोगों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं ताकि वो लोग अपने जीवन की संध्या बेला में आनंद से रह सकें। वे जानते थे कि उन्होंने अपराध किया है और एक दिन यह सच सबके सामने भी आएगा, परंतु वे लाखों बुजुर्गों की परेशानियां, उनके दर्द, उनके दुख को सबके सामने लाना चाहते थे और अपने इस मकसद में वो कामयाब भी हुए हैं। यह सारी बातें सुनकर अदालत में बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगे और शायद रूपा के कठोर हृदय में भी कुछ भावनाएं जाग गईं। खड़ी होकर वह बोली, जज साहब, मैं अपना केस वापस लेती हूँ, और कोर्ट से बाहर चली गई। तभी जज साहब बोले, केस तो वापस ले लिया गया है, लेकिन गोविंद जी ने जो किया उसे अदालत माफ नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें 3 महीने कैद की सजा सुनाई जाती है। गोविंद जी ने खुशी खुशी सजा को स्वीकार किया और 3 महीने बाद जब जेल से निकलकर आए तो रूपा और रोहित ने आकर उनसे माफी मांगी और पुरानी बातें भूलकर उन दोनों को अपने साथ चलने को कहा। अपने बेटे बहू को तो गोविंद जी ने माफ कर दिया था, लेकिन वे अब उनके साथ नहीं बल्कि अपने वृद्ध साथियों के साथ रहना चाहते थे। इसलिए वे अपनी पत्नी के साथ अपने वृद्ध आश्रम में ही रहने चले गए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।